आज़ादी के 75 साल बाद न्याय की देवी का स्वरूप बदला गया। आओ चले हम एक ऐसे सफ़र पर जहां करेंगे भारत की बात। आपका साथी मनीष कुमार। हर किसी का चरित्र एक कोरा कागज होता है। जब तक उस पर अपराध की कोई छींटा या वो खुद अपराध के दलदल में नहीं फंस जाए, वो अपराधी नहीं होता। एक बार जब वो अपराधी हो जाए तो उसे न्यायालय का सामना करना पड़ता है। न्यायालय में उसे जस्टिस मिले या ना मिले, ये डिपेंड करता है कि उसका पक्ष किस तरीके से रखा गया है। लेकिन न्यायालय में ये जो मूर्ति आपके सामने है, ये दर्शाता है कि उसे कुछ ना कुछ न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि न्याय की मूर्ति में तलवार है। ये जो आंखों पर पट्टी है और हाथों में तलवार है, वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि न्यायालय ब्लाइंड जस्टिस देगा। जितने भी फैक्ट्स, जितने भी सबूत रखे जाएंगे, उसी के आधार पर देगा। और तलवार से ये है कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको दंड अवश्य मिलेगा। आओ चले हम एक ऐसे सफ़र पर जहां करेंगे भारत की बात। आपका साथी मनीष कुमार। तो क्या इस न्याय की देवी पर आज तक किसी ने सवाल उठाया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस न्याय की देवी का प्रारूप चेंज किया है और उन्होंने जो न्याय की देवी के ऊपर आंखों पर पट्टी लगी हुई थी उसको खोल दिया है। हाथों में जो तलवार था उसे हटाकर पुस्तक दे दिया है, और वो पुस्तक भारत का संविधान है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि न्याय की देवी का एक नया प्रारूप हो चुका है, जहां पर आंखों की पट्टी हटी हुई है, हाथों में तलवार की जगह पर भारत का संविधान है। कि अब वही न्यायालय हर चीज फैक्ट्स को देखते हुए आपको न्याय देगी, ना कि दंड देगी। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे भारतवर्ष में। और इसी के साथ मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं इन दो तस्वीरों के जरिए, कि आपको इन दो तस्वीरों में कुछ डिफरेंट लग रहा है कि नहीं? एक जगह जहां हम तलवार देखते थे पिछले 75 सालों से, हमें एक डर का माहौल होता था कि न्यायालय जाएंगे तो हमें दंड ही मिलेगा। यहाँ पर एक सुकून लग रहा है कि चलो हमारे फैक्ट्स को जाना जाएगा और हमें न्याय मिलेगा। दंड की बात नहीं हो रही है, न्याय की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमारे समाज में बहुत सारे, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिस पर हमने आज तक कभी अमल नहीं किया, कभी सोचा नहीं। कुछ चीजें जो मेरे दिल दिमाग में है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोगों ने इतिहास में एक वाक्य पढ़ा था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त द्वितीय को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। नेपोलियन जो 1600-1700 शताब्दी के आसपास यूरोप का एक राजा था, लेकिन समुद्रगुप्त बीसी पूर्व के राजा थे। तो हम इतिहासकार और भारतीय इस बात को कैसे एक्सेप्ट आज तक ने कर रखा है कि समुद्रगुप्त जो 2000 साल पहले पैदा हुआ था, उसे भारत का नेपोलियन बोला जाता। वो नेपोलियन जो 1600 ईस्वी में पैदा हुआ, अगर ये बोला जाता कि यूरोप का नेपोलियन भारत का समुद्रगुप्त है, तो ये सुनने में अच्छा लगता। लेकिन भारतीय इतिहासकार और आज तक किसी भी भारतीय ने इस सवाल को नहीं उठाया। इसी तरीके से दूसरा सवाल है कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो जितने भी महात्मा गांधी, नेहरू, इस तरीके के जो लोग थे, उनको जेल में तो किताब, पुस्तक, सब चीजें मिलती थी, सारे ऐशो आराम मिलता था। वहीं पर भगत सिंह और जो कुछ अलग तरीके के क्रांतिकारी थे, उन्हें भूखे पेट रहना पड़ा, उन्हें यातनाएं दिए गए और बहुत सारे को सजाए काली पानी भी दिया गया। तो मैं ये सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके से हमें कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा? और जहां पर मुगल सल्तनत जो 300-400 साल तक चला भारत में, उस पर तो हमें 5-5, 10-10 अध्याय पढ़ाया जाता है। वहीं पर चोल साम्राज्य और दूसरे साम्राज्य जो 300, 400, 500 सालों तक शासन किए, हमारे राजा थे, उनके बारे में एक पैराग्राफ पढ़ाया जाता है। अशोक के बाद सीधे इतिहासकार 1100 शताब्दी और 1100 शताब्दी के बाद 1526 पर आते हैं, लेकिन बीच में 1100 से लेके जीरो से बीसी से लेके 1100 शताब्दी तक हमारे पास कौन कौन से राजा थे, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। तो दर्शकों, आपसे सिर्फ अनुरोध है,
कि आपके भी मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछे, कमेंट बॉक्स में जवाब दें, हमारे इस अभियान में साथ बने। और आपका जो कमेंट है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्तों। आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।